नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहां पर यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023 के लिए अति संभावित करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर रहे हैं, जो ऐसे करंट अफेयर्स हैं जिन्हें पेपर में आना ही आना चाहिए। आप ऐसे करंट अफेयर्स जो यहां पे हम लोग बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उसे छोड़कर नहीं जा सकते। एक बार उनका रिवीजन आपको करना ही करना है। इसी क्रम में जो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। ये पेपर में आना ही आना चाहिए और छोड़ के आप नहीं जा सकते। इसमें आप लोगों को याद रखना है कि भारत क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 7वें पायदान पर है और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 4थे स्थान पर डेनमार्क है, 5वें स्थान पर एस्टोनिया है और 6ठे स्थान पर फिलीपींस है। यहां पर इस इंडेक्स में किसी भी देश को पहला, दूसरा और तीसरा इस स्थान पर नहीं रखा गया है, क्योंकि कोई भी देश इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया कि उसे पहले पायदान पर रखा जाए। इसीलिए डेनमार्क 4थे स्थान पर है और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला देश डेनमार्क ही है। उसके बाद एस्टोनिया दूसरे नंबर पर है और फिलीपींस तीसरे नंबर पर सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला देश है। चौथे नंबर पर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला देश भारत है, यह आप याद रखिएगा। यहीं पर इस इंडेक्स में सबसे आखिरी पायदान यानी 67वें रैंक पर सऊदी अरेबिया है। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर थे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 से, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ ये याद रखिए कि कॉप 28 का आयोजन दुबई में हुआ और यहीं पर ही सीसीपीआई अर्थात क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जारी किया गया था। यह इंडेक्स प्रतिवर्ष 2005 से जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है दोस्तों। आपको इसमें भारत की रैंक 7th और डेनमार्क ये सबसे बेस्ट परफॉर्म करने वाला देश है। इन दोनों का नाम आपको जरूर याद करना है। इसका रैंक है 4th। फर्स्ट रैंक इसमें कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा देश नहीं है जो सीसीपीआई के पैमानों पर खरा उतर सके। इसीलिए भारत 7वीं रैंक और डेनमार्क 4th रैंक याद रखिएगा आप लोग। दूसरे करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में भारत मंडपम अवस्थित है। इसी भारत मंडपम में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है दोस्तों 2023 की, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। जीपीएआई अर्थात ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि भारत 2024 में जीपीएआई का अध्यक्ष है, यानी लीड चेयर के रूप में भारत 2024 में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कनाडा और फ्रांस द्वारा 44वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जीपीएआई को प्रस्तावित किया गया था और इसे आधिकारिक तौर पर जून 2020 में लॉन्च किया गया था। जीपीएआई अर्थात ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेजबानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा की जाती है। इसके मेंबर्स की अगर बात करें तो मेंबर्स भी आपको याद रखना है। टोटल मेंबर्स इसके 29 हैं। इन 29 मेंबर्स में 28 देश हैं प्लस एक क्षेत्रीय संघ है जो कि यूरोपीय यूनियन है। तो 28 देश और एक संघ यानी यूरोपीय यूनियन मिलाकर टोटल 29 मेंबर्स हैं जो कि जीपीएआई के सदस्य हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर हैं जीपीएआई और जीपीआई समिट 2023 से संबंधित आप लोगों को याद रखना है। तीसरे करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से हमें दो व्यक्तियों का नाम याद रखना है, एक डोनाल्ड टस्क और दूसरा माटुस्ड मोराविकी। माटुस्ड मोराविकी का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि ये पोलैंड के प्रधानमंत्री थे और इन्हें संसद में विश्वास मत हारने के बाद पद से हटा दिया गया और उसके बाद डोनाल्ड टस्क को पोलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। तो इन दो व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में माटुस्ड मोराविकी को किस देश की संसद में विश्वास मत हारने के बाद पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो ये पोलैंड से हैं, इनका नाम याद रखिएगा और इनके बाद डोनाल्ड टस्क यहां के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर थे पोलैंड से संबंधित करंट अफेयर्स के, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की। तो यहां से आपको मोहन यादव का नाम याद रखना है। ये बीजेपी के नेता हैं और इन्हें मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। यहां के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं, इन्होंने इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर मोहन यादव एमपी के नए चीफ मिनिस्टर हैं, ये आप फैक्ट याद रखिएगा। इसी प्रकार राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव हुए जहां पर भाजपा ने जीत हासिल की और भाजपा के नेता
भजन लाल शर्मा को यहां का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। भजन लाल शर्मा से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट एंड फिगर याद रखना है आपको कि ये पहली बार विधायक चुने गए हैं और इनकी जो सीट है जहां से विधायक चुने गए हैं ये सीट आपको याद रखनी है। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से ये पहली बार विधायक चुने गए हैं और पहली बार विधायक चुने जाने के बाद ही ये चीफ मिनिस्टर बन गए, यानी पहली बार विधायक बने और तुरंत ही ये चीफ मिनिस्टर बन गए। तो भारतीय राजनीतिक इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति पहली बार ही विधायक बनते ही मुख्यमंत्री भी बन गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ यहां से आपको वासुदेव देवनानी का नाम याद रखना है। ये राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं और यहां पे 2 डिप्टी सीएम भी चुने गए हैं। इनमें दिया कुमारी का नाम आप याद रखिएगा और प्रेमचंद बैरवा का नाम याद रखिएगा। ये दोनों व्यक्ति उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं राजस्थान के। तो राजस्थान से इंपॉर्टेंट ये शख्सियत हैं, इनका नाम हमें याद रखना है। नाम है भजन लाल शर्मा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत विन बैक्स एक्सरसाइज याद रखनी है। विन बैक्स एक्सरसाइज के चौथे संस्करण का आयोजन वियतनाम में किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि भारत और वियतनाम के बीच में होती है। इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि विन बैक्स में वी का मतलब है वियतनाम, IN का मतलब है इंडिया, B का मतलब है बाइलेटरल, A का मतलब है आर्मी और X का मतलब है एक्सरसाइज। इस प्रकार आप ये याद रख सकते हैं कि विन बैक्स भारत और किस देश के बीच में आयोजित की जाती है। ऐसे क्वेश्चनों में केवल ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में आयोजित की जाती है। तो यहां से आप ये IN से इंडिया याद रखिएगा और V से वियतनाम याद रखिएगा। इन्हीं 2 देशों के बीच में विन बैक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से हमें पुष्पा भारती का नाम याद रखना है। ये एक लेखिका हैं और इनकी रचना यादें यादें और यादें के लिए इन्हें 2023 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यूपीपीएससी वालों के लिए व्यास सम्मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यास सम्मान किसे दिया गया और उनकी रचना का नाम क्या है। ये 2 फैक्ट यहां से हमें याद रखना है व्यास सम्मान से। तो इस लिहाज से आप पुष्पा भारती का नाम याद रखिएगा और इनकी रचना यादें यादें और यादें याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि 2023 में दिया गया व्यास सम्मान 33वां व्यास सम्मान है। यह फैक्ट भी आप याद रखिएगा, कभी कभार पूछ देता है कि 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। उस केस में कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप ये 33वां याद रखिएगा। देखिए 2023 है तो यहां से 3 से 33वां कर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ 32वां अगर पूछे तो 2022 में दिया गया था ज्ञान चतुर्वेदी को। इनकी रचना थी पागलखाना। और अगर 2021 के लिए पूछा जाए यानी 31वां पूछा जाए तो ये असगर वजाहत को दिया गया था। इनकी रचना महाबली थी। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों साल के याद रखने हैं। 2023 के याद रखना है, 2022 का याद रखना है और 2021 का याद रखना है। 2023 में 33वां दिया गया है, 22 में 32वां दिया गया है और 21 में 31वां दिया गया है। इस 3 को 3 से रिलेट कर लीजिए, इस 2 को इस 2 से रिलेट कर लीजिए और इस 1 को इस 1 से रिलेट कर लीजिए। इस प्रकार आपको ये तीनों सालों की रचनाओं और इनके प्राप्तकर्ता के नाम याद रखने हैं कि व्यास सम्मान किसे किसे दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको कबीर बेदी का नाम याद रखना है। ये बॉलीवुड के साथ ही साथ इंटरनेशनल अभिनेता हैं। इन्हें इटली के नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है। तो सिंपल सा आपको केवल कबीर बेदी का नाम याद रखना है। क्वेश्चन सीधा और सिंपल पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में इटली सरकार ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन दे देगा अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार या फिर कबीर बेदी। तो इनमें से आपको कबीर बेदी का नाम याद रखना है। अब एक एमसीक्यू देख लेते हैं। यहां पर आपको बताना है कि 5 दिसंबर 2023 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस अर्थात वर्ल्ड सॉइल डे की थीम क्या थी। तो इसके ऑप्शन है मिट्टी का कटाव रोकें, हमारा भविष्य बचाएं, बी मिट्टी को जीवित रखें, मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करें, सी मृदा जहां भोजन शुरू होता है या फिर डी मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत। तो इनमें से आपको चूज करना है कि विश्व मृदा दिवस की थीम क्या थी। देखिए दोस्तों, दिवस वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वहां से आपको 2 चीजें याद करनी होती हैं। पहली कि वो किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व मृदा दिवस प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है, यह फैक्ट आपको याद रखनी है। और उसके साथ ही साथ 5 दिसंबर 2023 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस की थीम क्या थी। ये 2 क्वेश्चन आपको दिवस वाले प्रश्नों से याद रखना होता है। तो अगर इस एमसीक्यू के उत्तर की बात करें तो यहां से इसका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत।
ये 2030 में मनाए गए विश्व मृदा दिवस की थीम थी। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है, दिसंबर मंथ से पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। और इसके साथ ही साथ 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। इसका डिस्कशन हम लोग पहले ही अपने वीडियोज में कर चुके हैं। ये परसों की वीडियो में हमने किया था। एड्स का थीम क्या थी? उसकी थीम थी लेट कम्युनिटीज लीड। ये 2023 में विश्व एड्स दिवस की थीम थी, आप लोगों को याद रखना है, पिछली वीडियोज में देख सकते हैं, लेट कम्युनिटीज लीड। अब आ जाते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स पर। तो यहां से हमें याद रखना है विष्णुदेव साय का नाम, इन्हें छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। ये बीजेपी के नेता हैं और इन्होंने कुनकुरी विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। तो आप ये छत्तीसगढ़ से संबंधित याद रखिएगा, विष्णुदेव साय नए सीएम बने हैं यहाँ के। और बीजेपी ने राज्य में 90 सीटों में से 54 सीटें जीती हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां से याद रखिएगा कि यह पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को इसे अलग राज्य के रूप में गठित किया गया। इसकी राजधानी नवा रायपुर है तथा यहां के अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो इसके स्टेट लेजिस्लेचर में 90 सीट हैं, जैसे कि अभी हमने पहले ही बात किया है। और राज्यसभा और लोकसभा की अगर बात करें तो क्रमशः 5 और 11 सीट है। वहीं यहां के अगर बर्ड की बात करें, स्टेट बर्ड की बात, तो ये मैना है। फिश की बात करें तो कैट फिश है। फ्लावर की बात करें तो मैरीगोल्ड है। फ्रूट की बात करें जैक फ्रूट है। मैमल की बात करें तो ये वाइल्ड वाटर बुफेलो है। और ट्री की बात करें तो साल ट्री है। छत्तीसगढ़ में ही भोरम देव का मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर को छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। भोरम देव का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है तथा मैकाल की पहाड़ियों में छत्तीसगढ़ के पूर्वी हिस्से में अवस्थित है। यहां पर आपको इरोटिक स्कल्पचर्स देखने को मिल जाएंगी, जिसके कारण इसे छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। यहीं पर ध्यान रखिएगा कि भारत में सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में अवस्थित है और खजुराहो के मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है, इन दोनों स्थानों के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के भोरम देव टेम्पल में इरोटिक स्कल्पचर्स देखने को मिलती हैं। इसके साथ यहीं पर ही चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है और यहीं पर ही तीरथगढ़ जलप्रपात भी अवस्थित है। ये 2 जलप्रपात आपको छत्तीसगढ़ से जरूर याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला चित्रकूट जलप्रपात और दूसरा तीरथगढ़ जलप्रपात। यहीं पर ही आपको इंद्रावती नेशनल पार्क भी देखने को मिल जाएगी। इसी इंद्रावती नेशनल पार्क से इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है, जिसके नाम से इस नेशनल पार्क को इंद्रावती नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। दिसंबर मंथ से अगर इंपॉर्टेंट महिला शख्सियत की बात करें यानी वुमेन इन न्यूज, तो यहां से हमें कैप्टन गीतिका कौल का नाम याद रखना है। ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर हैं। कहीं भी जहां भी आपको शब्द पहली पहला दिख जाए करंट अफेयर्स के संदर्भ में, तो आपको उस करंट अफेयर्स पर विशेष रूप से ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो आपको कैप्टन गीतिका कौल का नाम याद रखना है। ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली मेडिकल ऑफिसर हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सियाचिन दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है तथा यह काराकोरम पहाड़ियों में अवस्थित है। यहीं पर ही ध्यान रखिएगा कि 1984 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन अबाबिल चलाया। अबाबिल ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की, जिसके फलस्वरूप भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इस ग्लेशियर पर अपना नियंत्रण कायम रखा। इस ग्लेशियर की जो लंबाई है वो 70 किलोमीटर या फिर 76 किलोमीटर है। ये दोनों ही पुस्तकों में देखने को मिलता है। तो आप याद रखिएगा कि सियाचिन ग्लेशियर 70 किलोमीटर या फिर 76 किलोमीटर लंबा है। ऑप्शन के हिसाब से जो आए आपको उसी का चुनाव करना है। और दुनिया के सबसे लंबे ग्लेशियर की अगर बात करें तो ये फेडचिंको ग्लेशियर है जो कि तजाकिस्तान में अवस्थित है। इसकी लंबाई लगभग 77 किलोमीटर है। तो यहां से आप ये ग्लेशियर याद रखिएगा और यहां पर कैप्टन गीतिका कौल की नियुक्ति हुई है, ये आपको याद रखना है। दिसंबर मंथ से ही अगर दूसरे प्रमुख शख्सियत की बात करें तो यहां से हमें डॉक्टर समीर शाह का नाम याद रखना है। इन्हें बीबीसी अर्थात ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यूनाइटेड किंगडम की सरकार के द्वारा बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन का संचालन किया जाता है। जैसे हमारे यहां दूरदर्शन है, उसी तरह से अगर ब्रिटेन की बात करें तो यहां पर बीबीसी है। ये सरकार द्वारा समर्थित एक चैनल है और इसके नए अध्यक्ष के रूप में भारतीय मूल के पत्रकार डॉक्टर समीर शाह को चुना गया है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट शख्सियत है दिसंबर मंथ से, इनका नाम आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमने इस वीडियो में 15 दिसंबर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कुछ भी हो सकते थे कवर किए हैं और इन करंट अफेयर्स को आपको देखना ही देखना है। इनको पेपर में आना ही आना है, इन्हें आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, एमसीक्यू
न्यूज और स्टैटिक जीके फैक्ट्स और फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।